हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। बिल्कुल यूपीपी री एग्जाम की डेट आ चुकी है। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30-31 अगस्त में आपके पेपर्स होंगे। तो अब आप लोग मेहनत बिल्कुल जारी कर दिए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और ये मेहनत आप परीक्षा तक ये कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि संबंधित हैं जीएस से। बिल्कुल जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रैक्टिस सेट 4 आपका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला प्रश्न क्या है? जी हाँ, मेरा पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? आपको बताना है कि वो किन स्थानों के बीच में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है नमक मार्च जो है आयोजित किया गया था। तो भावनगर से दांडी तक, जूनागढ़ से दांडी तक, राजकोट से दांडी तक, या अहमदाबाद से दांडी तक? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नोट कर लीजिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930, बिल्कुल यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, 12 मार्च 1930 को क्या किया था? साबरमती आश्रम, जो कि कहां है? अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम से मतलब अहमदाबाद से चुने हुए 78 यात्रियों के साथ, कितने? 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, अपने 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। ऑप्शन डी वाला सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। बिल्कुल, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए आप लोग। नोट्स अगर बनाएंगे तभी आप जो मॉक टेस्ट देंगे, आप जो प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, तभी आप आपको जांच पाएंगे कि हम कहां पे हैं। नोट्स नहीं बनाएंगे, अभी याद होगा और फिर आप उसको भूल जाएंगे। वीडियो को सबसे पहले आप एक बार देखा करिए और दूसरी बार जब आप फिर से देखें तो नोट्स बनाते चलें। तो यहां पे क्या है? अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत कर दी, लेकिन अब प्रधानमंत्री के जो अन्य मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री जिसको कहेगा, राष्ट्रपति उसी को नियुक्त कर देता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? कितने? 18, 22 या 28 या 14? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 18। बिल्कुल, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 18 मंडल मौजूद हैं। कितने? 18 मंडल हैं। अब 18 मंडल में कौन कौन से हैं भैया? आगरा आपका है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, प्रयागराज है, कानपुर है, गोरखपुर है, चित्रकूट है, झांसी है, अयोध्या है, बरेली है, मुरादाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, देवी पाटन मंडल है, बस्ती है, मिर्जापुर है, सहारनपुर है। और ये 18 जो हैं, अगर इसमें यह प्रश्न आ जाता है कि नवीनतम गठित 18वां मंडल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अलीगढ़ जो है ये 18वां नवीनतम जो है, ये नवीनतम मंडल है जो कि 18वां मंडल नियुक्त किया गया है। समझ में आ गया? टोटल कितने मंडल? 18।
मैंने नाम भी बता दिए हैं। आगे देख लेते हैं, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो चीन होगा, बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका। तो भैया जो इसका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, चीन होगा। कौन सा विकल्प होगा? चीन होगा, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकबंदी। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण या कर का समीकरण? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, भूमि का एकीकरण। अब देखिए जो चकबंदी है, चकबंदी का मतलब होता है जो बिखरे बिखरे खेत होते थे, एक किसान है उसका जो खेत है वो एक क्षेत्र में है, दूसरा दूसरे दिशा में है, तीसरा, तो उसको एकत्रित कर दिया जाता था, यही चकबंदी था, मतलब भूमि का एकीकरण। अब समझिए जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम है वो 4 मार्च 1954 को क्या किया गया था? को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया था। तो ये तो जान गए कि चकबंदी क्या होता है, भूमि का एकीकरण है। जो खेती योग्य भूमि होती थी उसको एक जगह पे एक किसान को दे दिया जाता था, अलग अलग जगहों से हटा करके। और इसकी स्वीकृति कब दी है राष्ट्रपति ने? तो 4 मार्च 1954 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। किस चीज के लिए? उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के लिए। यहां पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लबड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? चंबल, माही या बनास या लूड़ी? तो यहां पे लूनी को लूनी भी बोला जाता है, ठीक है, और यही विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा, मतलब ऑप्शन डी वाला जो होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ये कहां पे है? तो जान लीजिए जो लूनी नदी है इसका उद्गम राजस्थान में अरावली पर्वतीय क्षेत्रों से होता है। कहां से होता है? राजस्थान में अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है। कौन सी नदी का उद्गम? लूनी नदी का उद्गम। ऑप्शन डी वाला यहां पे सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, होमगार्ड्स, रैपिड एक्शन फोर्स? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, रैपिड एक्शन फोर्स। बिल्कुल, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां स्थित है? पुणे में, बेंगलुरु में, मुंबई में या दिल्ली में? तो भैया इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में स्थित है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जो दिए गए विकल्पों में अगर है तो दिल्ली सही होगा, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त और पूछा जाए ये कहां पे है, तो भैया दिए गए विकल्पों के अतिरिक्त, मतलब दिल्ली तो है, इसके अतिरिक्त गांधीनगर गुजरात में भी है। ये गांधीनगर गुजरात में भी स्थित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगली बार आपसे क्वेश्चन का आए और दिल्ली को हटा दिया जाए और ये गांधीनगर का एक विकल्प दे दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को पेपर में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? कौन सा जो है लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिलते हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसको हल्के में लेने का भूल मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। थोड़ा सा पसीना ज्यादा है, बस समय दीजिए 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा इसको पोंछ लेते हैं। तो चलिए, तो भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? श्रीमती निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या प्रकाश जावड़ेकर? तो भैया इसका जो राइट आंसर है वह होगा पीयूष गोयल। ऑप्शन सी
सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा 144 मिनट प्रतिदिन। 144, ये 2020 का है ये आंकड़ा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत ने जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो इसका आपको उत्तर बताना है कि किस देश से जीएसटी का दोहरा मॉडल है, वो किस देश से चुना गया है। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कनाडा। कनाडा से चुना गया। 101वें संविधान संशोधन से 101वें संविधान संशोधन से भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया है। किस संविधान संशोधन से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 101वें संविधान संशोधन से हुआ। और ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2017। और दोहरा मॉडल कहां से लिया गया है? तो दोहरा मॉडल आपका लिया गया है कनाडा से। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां स्थित है? मुंबई, नागपुर, दिल्ली या जयपुर? तो इसका भैया जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, मतलब मुंबई। महाराष्ट्र के नागपुर में है और जो कि मुंबई में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CAPFS सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती है? 5, 2 या 3 या 4? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। कितनी? 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से, जो है 3 ट्रॉफियों के आगे अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक मतलब कंपाउंड आंखें होती हैं? कंपाउंड आंखें ड्रैगन मक्खी की, कबूतर, मेढक या टूना मछली? तो भैया इसका जो राइट आंसर है वह होगा ड्रैगन मक्खी। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ड्रैगन मक्खी की जो आंखें होती हैं वो कंपाउंड होती हैं, मतलब यौगिक आंखें होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में लड़ा गया, झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन या राम भगत? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चूनाराम महतो के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ, तो झारखंड का नेतृत्व चूनाराम महतो कर रहे थे। और जान लीजिए कि बॉम्बे सेशन में प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हो गया था। कब हुआ था शुरू? 9 अगस्त 1942। और झारखंड में नेतृत्वकर्ता कौन था? चूनाराम महतो जी थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? 2, 4, 8 या 13? तो यहां पे जो है 13 विकल्प ही मान सकते हैं। यहां पे ऑप्शन डी वाला सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहां पे एनफोर्ड डी एक्सपीरियंसेस पर समिति, ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुने। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। बिल्कुल ये बात सही है। अगला है, ये चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। गलत है, गंगा नदी घाटी पे नहीं हुआ था। चोल वंश जो है वो समृद्ध गंगा घाटी में नहीं बल्कि कावेरी नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो आपका पहला वाला तो ये सही है कथन, दूसरा वाला आपका गलत है।
अब चलिए कूट पढ़ लेते हैं। इसमें कूट में क्या होगा, तो भैया कूट में बी वाला देखिए ऑप्शन, आप क्या लिखा है, पहला सही है और दूसरा गलत है, यही वाला विकल्प मतलब बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।